हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार नाथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मिश्रण का पृथक्करण। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के क्लास में हम लोगों ने मिश्रण को उसके अवयवों को अलग करने की विधि को देख रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे विधि के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि इसको एक एक करके बारीकी से समझना होगा ताकि आप एग्जाम में इसको भूल ना पाओ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उस विधि में से केवल 4 का डिस्कशन करेंगे। पहला है आपका क्रिस्टलीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वाष्पीकरण, इवोपरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवोपरेशन, वाष्पीकरण। और अपसादन और निस्तारण, तो इसको हम लोग सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन, इसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में। आज के पूरे कंप्लीट वीडियो में हम लोग इसी 4 मेथड को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और इससे संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधि है, इसमें आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझना होता है, लेकिन चीज़ों को एक बार अपनी नज़र के सामने स्पष्ट रूप से आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर के ये आपके माइंड में लंबे समय तक याद रहेगा। टेंशन नहीं लेना है, मैं सारे चीज़ों को लिखूंगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटे कि आपको कोई बाद में कंफ्यूजन पैदा हो। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। कहाँ से? पहला आप हेडिंग देंगे कहाँ से? क्रिस्टलीकरण के पास से, क्रिस्टलाइजेशन। आइए दोस्तों, आपका जो पहला है वो है क्रिस्टलीकरण। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि इसको इंग्लिश में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। पहले चीज़ों को समझिएगा, फिर बोर्ड पे लिखी हुई बातों को पढ़िएगा। दोस्तों, क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है? रवाकरण होता है। क्या होता है? रवाकरण। आपने एक बहुत ही पॉपुलर सा घटना देखा होगा अपने आसपास में। आप शहर से हो या गांव से हो, ये चीज़ मैटर नहीं करता, लेकिन आपके गांव में कोई मिठाई वाला ज़रूर होगा, आपके शहर में, आपके चौक के आसपास में कोई मिठाई वाला ज़रूर होगा। आप उसको देखे होंगे कि वो चीनी के रस को हमेशा चलाते रहता है। आप उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो क्या कह रहा है कि ये रस जो है ज़्यादा बच गया था, तो इससे सोचते हैं फिर से चीनी निकाल लेंगे। तो क्या कर रहा है वो कि जो चीनी और पानी का विलयन है, जो आपका चीनी और पानी इन दोनों से बना हुआ विलयन है, जिसको हम लोग रस बोलते हैं, मिठाई का रस बोलते हैं, उसको वो तापमान दे रहा है। एक कढ़ाई में चढ़ा करके उसको हीट दे रहा है। क्या कर रहा है? उसको हीट दे रहा है ताकि उसमें जो पानी है, इसमें जो पानी है वो क्या हो जाए? वाष्पित हो जाए। पानी क्या हो जाए? वाष्पित हो जाए। वाष्पित होकर के उड़ जाए और जो चीनी है ये किस रूप में बच जाए? ये ठोस रवा के रूप में बच जाए, दाने दाने के रूप में, दानेदार जैसा हो जाता है। मतलब उसको हम लोग रवादार बोलते हैं, क्रिस्टल के रूप में बच जाए। दोस्तों, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं या रवाकरण कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई ठोस और द्रव के मिश्रण में, कोई ठोस और द्रव के मिश्रण में ठोस ऐसा हो कि वो रवा के रूप में अलग हो जाए, विलगित हो जाए, तब हम लोग उस टाइप के मिश्रण के अवयव को अलग करने के लिए कौन सा विधि अपनाते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि अपनाते हैं या क्रिस्टलाइजेशन विधि अपनाते हैं। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी लिखा है कि ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में। यहाँ पे तो हलवाई चीनी और पानी का जो रस था उससे वो चीनी ठोस के रूप में निकाल ले रहा था। तो पहला चीज़ तो यहाँ पे ये हो गया कि हम क्रिस्टलीकरण मेथड से क्या कर सकते हैं कि ठोस को अलग भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग शुद्ध भी करते हैं। शुद्ध करना और अलग करना दो अलग अलग बात है। और यहीं पे आपसे क्वेश्चन फंसा लिया जाता है। क्या? आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि समुद्र से नमक निकालते वक्त कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो आप कह देते हो झट से क्रिस्टलीकरण का। गलत हो जाता है आंसर। आपका आंसर होना चाहिए वाष्पीकरण का।
आपको क्वेश्चन को एक बार रिकॉल करना चाहिए। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि समुद्र से नमक को निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब समुद्र के पानी से नमक के अवयव को अलग किया जा रहा है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता समुद्री नमक को शुद्ध करने के लिए किस मेथड का उपयोग करते हैं, किस विधि का उपयोग करते हैं, तब आप कहते हैं क्रिस्टलीकरण का। किसका कहते हैं? क्रिस्टलीकरण का। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका यूसेज लिख सकते हैं, उपयोग लिख सकते हैं। पहला तो ये, पहला क्या लिख सकते हैं कि समुद्री नमक को शुद्ध करने में, समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, प्राप्त नमक को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि जैसे आपका फिटकरी है वो भी आपका रवादार होता है, तो अब फिटकरी के साथ बहुत सारा चीज मिल गया है, अशुद्धि मिल गई, तो हम उसको अशुद्ध नमूना बोल देते हैं। और हम यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लेते हैं कि अशुद्ध नमूने से, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को शुद्ध करने में, फिटकरी को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि क्रिस्टलीकरण का उपयोग ज़्यादातर किसी विलयन में घुले हुए ठोस को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और आपके एग्जाम में ये पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और बच्चे गलत करके आते हैं। मेरे अनुमान से आप इस क्वेश्चन को गलत मत कीजिएगा कि समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में किस विधि का उपयोग करते हैं? क्रिस्टलीकरण मेथड का उपयोग करते हैं। कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? क्रिस्टलीकरण का। और आपसे पूछा जाए कि समुद्री जल से नमक बनाने में किस मेथड का उपयोग किया जाता है या नमक को अलग करने में किस मेथड का उपयोग किया जाता है, तब आप वाष्पीकरण कहेंगे, जिसको हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब इसमें यहां पे मैंने एक नोट भी लिखा है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि इस विधि द्वारा क्रिस्टल के रूप में रवा, क्रिस्टल का मतलब हुआ रवा, दानेदार, जैसे चीनी का दाना होता है, बतासा आप लोग खाए हैं ना, बतासा के तरह, तो इस विधि द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग किया जाता है। तो आप ये चीज हमेशा माइंड में रखेंगे, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा जो मेरा शुद्ध ठोस होता है उसको एज ए क्रिस्टल, रवा के रूप में विलयन से बाहर निकाल करके क्या करते हैं हम लोग? शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। और जनरली क्रिस्टलाइजेशन मेथड का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? किसी विलयन में उपस्थित ठोस को शुद्ध करने के लिए करते हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने मिश्रण के अगले विधि की तरफ, जो कि है आपका वाष्पीकरण। तो हेडिंग दीजिएगा इवोपरेशन। आइए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका इवोपरेशन, वाष्पीकरण। अब ये क्या होता है? तो सिंपल समझ लीजिए, ऐसा कोई भी मिश्रण जिसमें एक पदार्थ आपका ठोस हो और दूसरा द्रव हो, तो उस टाइप के मिश्रण को हम लोग वाष्पीकरण के विधि से अलग अलग कर सकते हैं। अवयव में ठोस अलग हो सकता है, द्रव अलग हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आप खुद सोचिए ना, जैसे कि आप बात करते हो किसकी, कि मान लो कि आप बात कर रहे हो नमक और पानी का। किसकी बात कर रहे हो? नमक और पानी का। तो नमक आपका क्या होता है कि ठोस रूप में होता है, पानी जो है आपका क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। अब हमको नमक पानी के मिश्रण से, विलयन से क्या करना है कि नमक को अलग करना है। तो नमक तो मेरा ठोस है, नमक क्या है? मेरा ठोस है। तो हम लोग इसको अलग कैसे करेंगे? तो सिंपल याद रखेंगे कि नमक और पानी के मिश्रण को जब गर्म करेंगे तो पानी वाष्पित होकर के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। पानी क्या होगा? वाष्पित होकर के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और जो नमक होगा वो रवा के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखे होंगे कि जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, जैसे कि गुजरात का क्षेत्र, वहाँ पे नमक बनता है। तो नमक कैसे बनता है? तो जो समुद्री पानी होता है उसको क्यारी बना करके, इस तरह से क्यारी बना करके, मेड़ बना करके छोड़ दिया जाता है पानी को जमने के लिए। अब जब उसमें पानी रुका हुआ रह जाता है तो सूर्य के प्रकाश से वो पानी वाष्पित होते हुए चला जाता है। कहाँ? ऊपर की ओर चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है आपका पानी वाष्प बन के। जबकि आपका जो नमक है वो नीचे आपका व्हाइट के लेयर में पूरा एकदम हंस के पंख के जैसा
पूरा सा व्हाइट आपको चादर लगेगा कि बर्फ बिछा हुआ है, इस टाइप से आपको पूरा दिखना शुरू हो जाता है। आप कहते हो कि सर ये नमक है, तो भाई आप सिंपल वे में याद रखना ये कि ठोस और द्रव के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग किस विधि का उपयोग करेंगे, वाष्पीकरण मेथड का उपयोग करेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा ठोस और द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अलग किया जाता है, तो आप क्या कहिएगा, वाष्पीकरण। आपसे पूछा जाएगा कि शुद्ध किया जाता है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा ठोस और द्रव के मिश्रण में से ठोस पदार्थों को शुद्ध किया जाता है, तो आप कहेंगे क्रिस्टलीकरण। यही कंफ्यूजन था जो मैं आपको अभी जस्ट बताया था। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे वाष्पीकरण का, जो आपके एग्जाम में डिट्टो पूछा जाता है कि समुद्री जल से नमक बनाने में मिश्रण के पृथक्करण का कौन से विधि का उपयोग किया जाता है, तो वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, वाष्पीकरण का। ठोस और द्रव के मिश्रण से अलग करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो वाष्पीकरण का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, वाष्पीकरण का। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आप नमक पानी नहीं, वहां पे आप जैसे क्रिस्टलीकरण में लिए थे तो वहां पे रवा बन जा रहा था। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि चीनी और पानी का जो भी मिश्रण होगा उसको भी हम लोग वाष्पीकरण के द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। क्रिस्टलीकरण मेथड का उपयोग हमेशा शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपसादन और निस्तारण की। इसको हम लोग सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन बोलते हैं। देखिए अभी आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये क्या होता है। अगर ऊपर वाला समझ गए होंगे तो इसको हम मिटाते हैं, और अगर नहीं समझे होंगे तो पॉज करके लिख लीजिएगा। इतना ही बात है और उसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, निस्तारण और अपसादन, इसको हम लोग सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन बोलते हैं। अब ये क्या है, हम लोग इस प्रक्रिया के द्वारा वैसे मिश्रण को अलग अलग करते हैं जो पूरी तरह से नहीं घुलते हैं आपस में। मतलब क्या कि अघुलनशील होते हैं। आपको मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि किसी द्रव में अघुलनशील पदार्थों को अलग करने हेतु इस विधि का प्रयोग करते हैं, अपसादन या निस्तारण का प्रयोग करते हैं। कोई लिक्विड है, उसमें कोई चीज़ हमने रखा और वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ, तो हम लोग कहते हैं कि इसको जो अलग करेंगे वो कैसे करेंगे, तो अपसादन से या फिर निस्तारण से। ये दो प्रक्रिया होती है। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है एक्चुअली, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका कोई बीकर है, टेस्ट ट्यूब है। ये आपका क्या है, आपका टेस्ट ट्यूब है। इसमें क्या है, या शीशा कांच का छड़ रखा हुआ इस तरह से। जब हम लोग अपसादन की विधि अपनाते हैं तब हम लोग इस तरह का टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे इसका क्या यूज होगा, तो देखिए इसका यूज अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किसी द्रव में अघुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि पानी और मिट्टी, क्या कह रहे हैं सर, पानी और मिट्टी को मिला दीजिए। तो ये पानी और मिट्टी एक दूसरे के साथ मिलता है, आप कहेंगे ना, उतना ना मिलता है। मतलब क्या कि मिट्टी अघुलनशील होता है। तो जो आपका पानी और मिट्टी का मिश्रण है, जब हमको उसको अपसादन या निस्तारण की विधि के द्वारा अलग करना होता है, तो ये जो आपका कांच का छड़ है, इस पे हम धीरे धीरे करके क्या करते हैं कि इस मिश्रण को डालते हैं। इस कांच के छड़ से इस पे क्या करते हैं, धीरे धीरे डालते हैं। और धीरे धीरे डालने के बाद ये क्या होता है, जब पूरी तरह से ये भर जाता है, ये आपका क्या होता है, पूरी तरह से भर जाता है, इसको हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें जो मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं वो क्या होते हैं कि इसके सतह में बैठ जाते हैं। ये मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं कि इसके सतह में बैठ जाते हैं। तो ये जो सतह में बैठ जाते हैं तो ये कैसा हो जाता है, अवसाद के रूप में हो जाता है। मतलब क्या कि गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। दोस्तों, किसी द्रव में अघुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए, तो अघुलनशील जो पदार्थ होगा, जैसे मिट्टी का कण, उसको अगर आप कुछ देर छोड़ दीजिएगा कुछ देर छोड़ दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा कि नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो ये जो नीचे बैठने की प्रक्रिया है किसका, अघुलनशील पदार्थ का, इसी को हम लोग अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। अब देखिए कि पानी और मिट्टी में मिट्टी नीचे बैठ गया और पानी क्या हो गया, आपका ऊपर रह गया। तो जब आपका पानी ऊपर रह गया तब हम लोग इस पानी को क्या करते हैं, धीरे से किसी और टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं। किसी और टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, डाल लेते हैं। तो जो पानी हम इसमें निकालेंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग निस्तारण।
क्या बोलते हैं, निस्तारण। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी द्रव में अघुलनशील पदार्थों को अलग करने हेतु कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे अवसादन या निस्तारण। किसका प्रयोग करते हैं, अवसादन या निस्तारण। अवसादन क्या होता है, तो अघुलनशील पदार्थों का किसी बर्तन में नीचे बैठ जाना, सतह पे आ जाना, अवसादन कहलाता है। और जो बचा हुआ पानी होता है उसको हम लोग दूसरे टेस्ट ट्यूब में निकाल लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दो चीज़ अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तेल और पानी का जो मिश्रण है, तेल और पानी, ये भी तो आपके अघुलनशील द्रव ही है। तेल और पानी को आप देखें हैं कभी मिलते हुए, नहीं देखे हैं। तो तेल और पानी के मिश्रण को हम लोग किस प्रक्रिया से अलग करेंगे, तो यही अवसादन एवं निस्तारण, यही प्रक्रिया का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी तेल जो है वो पानी के साथ मिलता नहीं है, वो पानी के ऊपर में क्या करता है, अपना एक लेयर बना लेता है। पानी के ऊपर में क्या करता है, अपना एक लेयर बना लेता है। जब हम लोग तेल और पानी के मिश्रण से, तेल और पानी दोनों को अलग करना होता है, तब उसके मिश्रण को कुछ देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे ही कुछ देर के लिए छोड़ते हैं तो जो पानी होता है वो नीचे आ जाता है, तेल आपका ऊपर रह जाता है। अब ऊपर में आप तेल को आसानी से, अच्छे से, धीरे से उठा करके दूसरे बर्तन में रख लो, आपका तेल मिल गया और एक बर्तन में आपका क्या रह गया, पानी मिल गया। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे क्या, कि पानी और मिट्टी, द्रव और मिट्टी के कण को अलग करने के लिए अवसादन और निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे। तेल और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तेल और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किसका, तो अवसादन या फिर निस्तारण विधि का। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, आपका अघुलनशील है। अब आपका इस पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछ लिया जाता है कि धातु के शोधन में लोहा को अलग करने के लिए, धातु का शोधन मतलब ये हुआ कि जब हम लोग मेटल को प्योर कर रहे होते हैं उसके अयस्क से, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धातु के शोधन में लोहा को अलग करने के लिए हम लोग किस विधि का उपयोग करते हैं, तो अवसादन या निस्तारण का प्रयोग करते हैं। तो स्टार मार्क देकर के इस बात को आप लिख ही लीजिएगा कि धातु शोधन में लोहे को अलग करने के लिए, लोहे को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अवसादन या फिर निस्तारण का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, ऊर्ध्वपातन की। आइए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, ऊर्ध्वपातन की, सब्लिमेशन की। दोस्तों आप सभी को ये प्रक्रिया मालूम होगा, पीछे के क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि सब्लिमेशन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वो बिना द्रव अवस्था में आए गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को शो करने वाले बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका कपूर, नेफ्थलीन बॉल, आयोडीन, शुष्क बर्फ, जो आपका शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सारी चीज़ क्या है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को शो करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा मिश्रण के अवयवों को कैसे अलग किया जा सकता है, तो वही मिश्रण अलग होंगे जिसमें आपका एक अवयव कौन सा हो, ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ हो, और एक अवयव बिना ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ हो। तो जब इस टाइप के आपको मिश्रण मिलेगा तब आप उसको ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से अलग अलग कर सकते हैं। मतलब आप सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि ऐसे मिश्रण जिसमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव और ऊर्ध्वपातित न हो सकने वाले अवयव मिला हो, मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ क्या हो, ऊर्ध्वपातित होने वाला हो और एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित होने वाला न हो, तो इस टाइप के मिश्रण के अवयवों को हम लोग किससे अलग करेंगे, ऊर्ध्वपातन की विधि से अलग करेंगे, सब्लिमेशन की विधि से अलग करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये होता कैसे है, बुक में तो हम बहुत बार पढ़े हैं इसको। तो देखिए कुछ नहीं करते, बड़ा ही सिंपल मेथड होता है, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, तो कुछ नहीं, बस आपको एक क्या लेना होगा, पोर्टलैंड डिस्क लेना होगा। एक आपको पोर्टलैंड डिस्क लेना होगा और फिर आपको क्या करना होगा कि एक आपका बर्नर चाहिए। क्या चाहिए, बर्नर, और पोर्टलैंड डिस्क को रखने वाला आपका स्टैंड चाहिए। ये इस टाइप से आप उसको सेट करेंगे स्टैंड को पोर्टलैंड के साथ, और यहाँ पे आप बर्नर लगाएंगे। बर्नर जो आपका जले, जो इसको हीट प्रदान करे,
तो ये देखिए इसको हीट प्रदान करेगा यहाँ पे, ये आपका, और इसमें आप उस पदार्थ को रखिए जो आपका ऊर्ध्वपातित मिश्रण, जो जिसमें आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ और ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो न होगा वो दोनों का मिश्रण है। इस पदार्थ को हम रख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि एक सेपरेटिंग फनल के द्वारा, या आप फनल का नाम तो सुने होंगे ज़रूर, हम इसको यहाँ पे ऐसे करके ढक देते हैं, और इसको ढकने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा रुई वगैरह रख देते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत ही इजी वे में आप समझ जाइएगा। ये आपका ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपका क्या है कि ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले पदार्थ और ऊर्ध्वपातित न हो सकने वाले पदार्थ दोनों का मिश्रण यहाँ पे रख दिए। अब इसको हम गर्म करते हैं, तो जैसे ही दोस्तों गर्म करेंगे तो जो ऊर्ध्वपातित हो सकने वाला पदार्थ होगा वो क्या होगा कि बिना द्रव अवस्था में आए हुए किस में हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब वो यहाँ से निकलना शुरू कर देगा, यहाँ से क्या होगा, निकलना शुरू कर देगा। तो जब वो निकलना शुरू कर देगा तो वो कहाँ जाएगा, ये आपका इस जगह पे आकर के स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जो आपने रुई वगैरह रखा है उसमें जाकर के वो क्या हो जाएगा, वाष्प के रूप में आपका अटैच होना, उसमें स्टिक होना शुरू हो जाएगा। आप इस रुई को निकाल के यहाँ से दूसरे पोर्टलैंड डिश में निचोड़ लो। यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि जो ऊर्ध्वपातित हो सकने वाला पदार्थ है, जो आपका ऊर्ध्वपातित हो सकने वाला पदार्थ है, वो धीरे धीरे करके अपना निकल रहा है, ऊर्ध्वपातित हो रहा है, गैस अवस्था में चला गया। और जो ऊर्ध्वपातित ना होने वाला है वो अभी तक इसी में है, वो अभी तक क्या है आपका, इसी में है, या फिर पिघल के द्रव अवस्था में आ गया। तो इस तरह से हम दोनों को अलग कर सकते हैं। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में इसी तरह से हम लोग ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले और ऊर्ध्वपातित न हो सकने वाले अवयव को अलग अलग करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको तो ये याद रहेगा ही रहेगा कि ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले पदार्थों का अगर मिश्रण हो तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन के प्रक्रिया से अलग करेंगे, ये चीज आपको याद रहेगा। लेकिन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखिए नमक और अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड क्या करता है कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को शो करता है, क्या करता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को शो करता है। तो हम लोग इसको किस विधि से अलग करेंगे, ऊर्ध्वपातन की विधि से अलग करेंगे। बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, ये चीज चल नहीं रहा होगा, 100% सोच रहे होंगे कि भाई नमक क्या ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ना, नमक ऊर्ध्वपातित पदार्थ ना है। नमक में जो आयोडीन है वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, नमक आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। दूसरा चीज, एक और पॉइंट याद रखेंगे कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन अलग करने में, तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में आयोडीन आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। तो आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से हम आसानी से अलग कर सकते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के प्रक्रिया के द्वारा। दोस्तों ये दोनों ही आपके क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैंने आपको नोट के रूप में यहाँ पे लिख दिया। एक चीज और याद रखेंगे कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का प्रयोग किसी भी पदार्थ को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन कैसा पदार्थ हो, ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो, उसी को ये शुद्ध कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख दिया है, आप भी नोट करके लिख सकते हैं क्या कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल आदि पदार्थों को शुद्ध भी किया जाता है। तो ये आपका एक स्पेशल पॉइंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दोस्तों अब आपको इससे संबंधित, इस चारों सेपरेशन ऑफ मिक्सर के मेथड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।